हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, अपन ये टॉप 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है अपनी, जिसमें नीट से पहले अपन हर टॉपिक के 20 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं कि वो इस टॉपिक से आने वाले हैं। या तो यही क्वेश्चन आएंगे या इनसे मिलते जुलते कंसेप्ट आएंगे। इससे पूरा टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हो। काफ़ी सारे 11th के टॉपिक्स और काफ़ी सारे 12th के टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो हमने इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। आप उन 20 क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ें। जैसा कि मैं इस सीरीज़ के वीडियोस के स्टार्टिंग में कहता ही हूँ बच्चों, PYQs हैं हमारे पास इस चैनल पे। ईयर 2000 से लेके 2023 तक के लगभग 30 PYQs मिलेंगे आपको। 30 पेपर नीट के मिलेंगे, क्योंकि कई बार री नीट हुआ है। बच्चों, ये 30 के 30 पेपर्स भी आप सॉल्व करें। इनमें लगभग मैं 1200 से 1500 के बीच में, उससे ज़्यादा ही सवाल मिलेंगे आपको। तो आप ये 30 पेपर ज़रूर सॉल्व करें, वीडियो सॉल्यूशन देखें लास्ट मौके पे। अपने आप को बहुत ज़्यादा पजल ना करें, वीडियो सॉल्यूशंस देखें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। और ये टॉप 20 जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है, इनको अच्छे से देखें। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स बच्चों। इससे भी आप मान के चलिए 3 से 4 प्रश्न कम से कम आने ही वाले। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के भी 20 क्वेश्चन टॉप डाल रखे हैं हमने, उनको अच्छे से देखें। और भी बहुत सारे टॉपिक्स के डाल रखे हैं, उनको भी बहुत अच्छे से देखो आप बच्चों। चलो फिर ये टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज मॉडर्न फिजिक्स के लिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन। चलो, ये पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोग देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक पॉइंट सोर्स दिया हुआ है मोनोक्रोमेटिक लाइट का, मतलब इसमें एक ही लाइट है जिसकी डिस्टेंस 0.2 मीटर है किसी फोटो सेल से। और कट ऑफ वोल्टेज एंड सेचुरेशन करंट 0.6 वोल्ट और 18 मिली एम्पियर दिया हुआ है। तो सेचुरेशन करंट आपको 18 मिली एम्पियर दिया हुआ है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल वो आपको कितना दिया हुआ है बच्चों? 0.6 वोल्ट दिया हुआ है। अब बोला हुआ है सेम सोर्स। बच्चों, सेम सोर्स बोला हुआ है। बताओ, सेम सोर्स का मतलब क्या होता है? समान स्रोत का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर सेम सोर्स है तो सोर्स सेम होता है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति सेम होती है। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब फोटोन की एनर्जी सेम है। अगर फोटोन की एनर्जी सेम है और सेम फोटो सेल पे गिराया गया है, मतलब वर्क फंक्शन सेम है, तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी एनर्जी भी तुम्हें सेम ही माननी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बच्चों क्या होने वाला है? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहने वाला है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले भी 0.6 वोल्ट था, स्टॉपिंग पोटेंशियल बाद में भी 0.6 वोल्ट ही रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। तो बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट होना चाहिए था, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट ये सही दिख रहा है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। 0.2 वोल्ट ये गलत हो गया। अच्छा, करंट के बारे में क्या कहना है बच्चों? पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी 1/डिस्टेंस का स्क्वायर होती है। आपने डिस्टेंस कितना कर दिया है? डिस्टेंस कितना कर दिया है? पहले डिस्टेंस कितना था बच्चों? 0.2 मीटर। अब कितना हो गया? 0.6 मीटर। यानी 0.2 से 0.6, मतलब तुमने डिस्टेंस 3 टाइम्स कर दिया है। तो इंटेंसिटी 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 टाइम्स हो जाएगी। इंटेंसिटी 1/9 टाइम्स होने का मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ फोटोन्स 1/9 टाइम्स हो गए। यानी कि बच्चों, हमने आपको पढ़ाया हुआ है नंबर ऑफ फोटोन्स करंट के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो करंट भी 1/9 हो जाएगा। करंट पहले 18 मिली एम्पियर था, अब 18/9 2 मिली एम्पियर। करंट 2 मिली एम्पियर हो जाना चाहिए था, ये गलत हो गया। करंट 2 मिली एम्पियर हो जाना चाहिए था, ये गलत हो गया। फाइनल आंसर है करंट हो जाएगा 2 मिली एम्पियर और स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट रहेगा। यानी बच्चों सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास, जो आपको समझाया है। तो बड़े अच्छे से सॉल्व कर लेना बच्चों। सोर्स सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, और बाकी इंटेंसिटी तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉइंट सोर्स के लिए। लाइन सोर्स होता तो 1/r, और प्लेनर सोर्सेस के लिए डिस्टेंस की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती इंटेंसिटी या तीव्रता के लिए। तो चीज़ें रिवाइज करते चलो, बहुत आसान टॉपिक है। हर बार इससे 3 से 4 सवाल आते ही आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे काफ़ी सारे सवाल हमारे PYQs में आपको मिल जाएंगे। बताइए क्या बोला हुआ है? कि जब लैम्डा लाइट इंसिडेंट की जाती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 4.8 वोल्ट होता है। क्या है आइंस्टीन की इक्वेशन? E = k+φ। पता है आपको? तो एनर्जी को मैं hc/लैम्डा लिखता हूँ। के को बच्चों काइनेटिक एनर्जी को तुम EV0 भी लिख सकते हो, ½ mv² भी लिख सकते हो, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है।
अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है तो इसे ई वी नॉट लिख देता हूँ, 4.8 को ई से मल्टीप्लाई किया तो 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5। फिर आगे क्या बोला हुआ है, इफ सेम सरफेस। अब यहाँ पे देखिए छोटे छोटे शब्द, सेम सरफेस मतलब वर्क फंक्शन सेम मानना है। सेम सरफेस को हमने रेडिएट किया डबल वेवलेंथ से। डबल वेवलेंथ मतलब अब इक्वेशन क्या बनेगी, अब ई की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, एच सी बाय 2 लैम्डा बराबर तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स 1.6 बच्चों, तो वही ई वी नॉट 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, है ना। 1.6 वोल्ट तो था ही, उसको ई से मल्टीप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन आई। अपने को थ्रेश होल्ड वेवलेंथ चाहिए बच्चों। थ्रेश होल्ड क्वांटिटीज या दहली राशियां वो फाई में आती हैं, तो तुम यहाँ से फाई निकालने की कोशिश करो। बताओ, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने कॉपी में बताया है, एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू पहली इक्वेशन से कितनी दिख रही है, 4.8 प्लस 5 दिख रही है। बताओ यहाँ से अगर दूसरी इक्वेशन से भी एच सी बाय लैम्डा कैसे निकालूंगा मैं, 2 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा वो 3.2 प्लस 2 5। बच्चों ये 3.2 इधर गया तो 1.6 बराबर 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6 आ गई। अब किसी भी एक इक्वेशन में क्या दूसरी इक्वेशन अपन ने लिखी थी एच सी बाई 2 लैम्डा बराबर 1.6 प्लस 5, यही लिखी थी ना दूसरी इक्वेशन। क्या इसमें तुम 1.6 की जगह 5 लिख सकते हो क्या, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एच सी बाई 2 लैम्डा बराबर 2 5। बच्चों बन जाएगी ना 5 प्लस 5 2 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच सी बाय 4 लैम्डा। और बच्चों फाई का फॉर्मूला एच सी बाय लैम्डा मैक्सिमम या दहली तरंग दैर्घ्य या फिर ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फाई और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में ये रिलेशन होता था। तो कंपेयर करने के बाद लैम्डा मैक्सिमम की जगह क्या दिख रहा है, 4 लैम्डा। 4 लैम्डा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों मस्ट वाला क्वेश्चन है ये, मस्ट वाला क्वेश्चन मतलब आना ही आना है। ऐसे सवाल आते ही आते हैं, हर साल एक सवाल आता ही आता है, ई बराबर के प्लस 5। अब वो कौन सा सवाल आने वाला है, बहुत सारी बार ये ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो बड़े अच्छे से तैयारी करके जाओ कि क्वेश्चन आने ही आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि व्हेन रेडिएशन इज इंसिडेंटेड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक एमीटर द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 9 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल 9 वोल्ट दिया हुआ है बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिखते ही तुम्हारे मन में ख्याल आना चाहिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ई वी नॉट होती है, ठीक है। तो अगर आइंस्टीन की इक्वेशन में जरूरत पड़ेगी तो ये लगा लेंगे। इफ ई बाय एम, अच्छा ई बाय एम दे दिया इलेक्ट्रॉन का, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ लिया यार, ये तो बहुत ही आसान है, तब तो ये इसी से हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे तुम, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, और वो किसके बराबर, ई वी नॉट के बराबर। बताओ यहाँ से तुम अगर किसकी वैल्यू वी मैक्सिमम निकालो, बोलो वी मैक्सिमम कितना दिख रहा है तुम्हें, वी मैक्सिमम का स्क्वायर 2 ई वी नॉट अपॉन एम। 2 इधर चला गया तो 2 ई वी नॉट अपॉन एम, और ये स्क्वायर हटाओगे तो इधर कितना आ जाएगा, रूट। तो बताओ वी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। बताओ ई बाय एम, ई बाय एम कितना हो जाएगा, ई बाय एम 1.8 इंटू 10⁻11 और इंटू वी नॉट। वी नॉट कितना है, वी नॉट हो जाएगा बच्चों हमारे पास 9 वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ से ये कितना दिख रहा है, अगर मैं ध्यान से इसे देखूँ तो ये 10⁻11 है ना, ये डेसिमल हटा देता हूँ और इसे 10⁻10 कर देता हूँ। बच्चों 10⁻10 है तो रूट के बाहर आएगा तो 10⁵ हो गया। बच्चों 2 9 जा 18 और ये भी 18, तो एक 18 भी बाहर आ गया, तो आंसर आ गया 18 इंटू 10⁵। 18 इंटू 10⁵ को 1.8 इंटू 10⁶ भी लिखा जा सकता है। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर है। जल्दीबाजी में है ना 10⁵ देख के फोर्थ नहीं टिक कर देना, तो ढंग से क्वेश्चन सॉल्व करना है। मॉडर्न फिजिक्स फुल स्कोरिंग टॉपिक है, सबके नंबर अच्छे आने चाहिए, 180 में से 180 आएंगे, बस जो बोला जा रहा है करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो बच्चों। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, मतलब मस्ट है ये सब क्वेश्चंस, आपको आने ही आने चाहिए, यूज टू हो जाओ इन क्वेश्चंस के। क्या बोला है, वर्क फंक्शन ए और बी का 1:2 है। वर्क फंक्शन ए और बी का मतलब फाई ए और फाई बी 1:2 दिया हुआ है। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एंड 2f, अब लाइट की फ्रीक्वेंसी एफ और 2f को इंसिडेंट किया गया है ए और बी पे, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है। बच्चों ई का फॉर्मूला मेरे को तो k+5 बताया गया है, k मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। बताओ पहले वाले के लिए लिखोगे h इंटू एफ बराबर k मैक्सिमम पहले का प्लस फाई 1 या फाई ए। दूसरे में 2f आई तो उसकी एनर्जी h इंटू न्यू, h इंटू 2f
दूसरे की काइनेटिक एनर्जी K2 और फ्लक्स दूसरे का, मतलब फ्लक्स क्या बोल रहा हूँ मैं, वर्क फंक्शन दूसरे का, है ना, फाई सिंबल सेम दिख रहा था, तो वर्क फंक्शन दूसरे का। तो ये बताओ यहाँ से K1 कितना आ गया भाई, K1 कितना आ गया HF माइनस फाई ए, K2 कितना आ गया भैया थे 2HF माइनस फाई बी। अरे आ गया ना, इस फाई ए को दूसरी तरफ ले गए, इधर फाई बी को दूसरी तरफ ले गए। क्या फाई बी की जगह, क्या फाई बी की जगह तुम 2 फाई ए लिख सकते हो यहाँ से? हाँ, फाई बी की जगह 2 फाई ए लिख सकते हैं। तो फिर K2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2HF माइनस 2 और फाई बी की जगह फाई ए। देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इनका रेशियो ले लो, तो K1 बाय K2 मेरे को दिख रहा है 1/2, क्योंकि एक्चुअली यहाँ से जब अपन इस इक्वेशन से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में HF माइनस फाई ए तो दिखेगा। तो ये क्वांटिटी दोनों तरफ कैंसिल हो गई, 1:2 आंसर आ गया। 1:2 मतलब सेकंड इस क्वेश्चन का एक बार फिर से आंसर आ चुका है। ठीक है, तो बच्चों इक्वेशन से यूज टू हो जाओ। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EV0 भी होती है, हाफ mv² भी होती है। वो बहुत ही अच्छे से तुम्हें देखो सब समझ में आ जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि कैथोड ऑफ फोटो सेल इज चेंज्ड सच दैट वर्क फंक्शन चेंजेस फ्रॉम W1 टू W2। अच्छा, वर्क फंक्शन चेंज कर दिया है और W2 बढ़ा दिया हुआ है W1 से। तो वर्क फंक्शन चेंज कर दिया। इनिशियल वर्क फंक्शन कितना था, इनिशियल या प्रारंभिक कार्यफलन कितना था W1, फाइनल या अंतिम कार्यफलन वर्क फंक्शन W2 हो गया और W2 ज़्यादा हो गया W1 से। ठीक है, इफ करंट बिफोर एंड आफ्टर चेंज इज I1 एंड I2, तो करंट बिफोर और आफ्टर सेम दिया हुआ है, मतलब बिफोर और आफ्टर I1 I2 दिया हुआ है। अब तुम्हें बताना है कि करंट में क्या चेंज पड़ेगा अगर बाकी सारी कंडीशंस सेम है। बाकी सारी कंडीशन सेम है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में जो भी तुम एनर्जी गिरा रहे थे वो सेम है, केवल तुमने क्या किया है, वर्क फंक्शन चेंज किया है। बच्चों ये बताओ, वर्क फंक्शन चेंज करते हैं अपन, तो वर्क फंक्शन चेंज करने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो क्या? बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी चेंज होती है, इसका मतलब उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। एक्चुअली क्या है कि करंट, जैसे इसने मेरे से करंट पूछा, हमने सिखाया है करंट तो नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स तो सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं है। बोला भी हुआ है कि अदर कंडीशंस आर रिमेन अनचेंज्ड। तो नंबर ऑफ फोटोन्स क्योंकि सेम है तो करंट भी सेम रहेगा। करंट सेम रहेगा मतलब फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। तो समझिए आप कि करंट और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, इनके बड़े स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व हो जाने चाहिए। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ने बोला था कि हमने वर्क फंक्शन चेंज कर दिया, वर्क फंक्शन चेंज करने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, है ना, तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स सेम है तो करंट भी सेम रहेगा। करंट तो नंबर ऑफ फोटोन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अगेन बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तुम PYQ देखोगे ना, PYQ भरे पड़े इस सवालों से। क्या बोला है? मीन वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएटेड बाय 100 वॉट इज 5000 एंगस्ट्रॉम, नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएटेड पर सेकेंड। बच्चों ये बताओ, पावर दे रखी है तुम्हें 100 वॉट। पावर का फॉर्मूला पूरी फिजिक्स में एनर्जी अपॉन टाइम लिखवाया है, लिखवाया है। बताओ फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एक फोटोन की एनर्जी hc/λ, तो n फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? nhc/λ, और नीचे तो टाइम है ही, ये 100 वॉट के बराबर है। बच्चों सॉल्व कर लो इसे, 100 तो 100 है, n/t इसको बोलते हैं फोटोन पर सेकेंड, यही तुम्हें कैलकुलेट करना है। बच्चों hc को तुम 12400 लिख सकते हो, लैम्डा को तुम 5000 लिख सकते हो, लेकिन जब तुम क्या लिखते हो इसे, hc को 12400 और लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में, तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करो, ये SI यूनिट में बन गया। सॉल्व कर लो भैया इसे। बोलो कैसे सॉल्व करें इसे अपन? ये 2 0 और 2 0 तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो बाकी कितना रह गया इधर? इधर आ गया 5000। 5000 कहाँ से आ गया भाई? ये 50 इधर चला गया, तो 5000 इक्वस टू n/t, इक्वस टू n/t। और ये 124 दिख रहा है क्या? 124 को 125 लिखूंगा, क्यों? देखो मेरे को कैलकुलेशन करनी है, इधर 500 125 तो कैंसिल करने में आसानी होगी। और नीचे कितना है? ये कितना आ गया? 1.6 इंटू 10⁻19। तो बोलो क्या करें फिर?
एन बाई टी की वैल्यू कितनी आई 125 और 500 को कैंसिल करोगे तो 125 का 2 मतलब 40 आ गया इधर। तो एन बाई टी की वैल्यू कितनी आ गई, एन बाई टी की वैल्यू 40/1.6 और 10 की पावर -19 ऊपर जाके 10 की पावर +19। बच्चों 1.6 से पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 आ गया, 4 से कैंसिल किया, 4 4 जा 16 और 400 100/4 मतलब 25 इंटू 10 की पावर 19 आंसर आ रहा है। 25 इंटू 10 की पावर 19 या 2.5 इंटू 10 की पावर 20, यानी कि थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन कर लेना, बड़े स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। बहुत अगेन मैं क्या बोलूँ, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जिससे चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। बार बार चीज़ें समझो, देखो कि यार इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेरे को तो क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इतनी बार आपको ये क्वेश्चन कर लेने चाहिए, इतनी बार हमने पढ़ा है आपको। देखो ये ग्राफ दिए हुए हैं, ग्राफ तो हम सिखाते हैं ना, जैसे इंटेंसिटी I1 I2 मतलब IA IB IC क्या है, इंटेंसिटी, FA FB FC फ्रीक्वेंसीज हैं। बताओ हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल दे ही रखे हैं। क्या सीखा है आपने, ये पॉइंट्स क्या होते हैं, ये पॉइंट स्टॉपिंग पोटेंशियल होते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल ए और बी के बराबर दिख रहे हैं ना, क्योंकि ए और बी की फ्रीक्वेंसी तुम्हें बराबर माननी है और सी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा माननी है। जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना ज़्यादा मतलब उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। दूसरा ये बताओ, क्या तुम्हें बी और सी में सेम फोटो करंट दिख रहा है, मतलब इंटेंसिटी बी और सी की इंटेंसिटी बराबर होगी और ए से ज़्यादा होगी। भाई ये ग्राफ देखते ही डायरेक्टली समझ में आ गया हमें। तो फिर ये बताओ कौन सा ऑप्शन अपन टिक करने वाले हैं। ऑप्शन बच्चों आप लोगों को दिख रहा है कि ये ऑप्शन पहला ऑप्शन एफ ए बराबर एफ बी है क्या, एफ ए बराबर एफ बी है क्या, बिल्कुल। और आई ए नॉट इक्वल टू आई बी, हाँ आई ए और आई बी इक्वल नहीं है, आई बी और आई सी इक्वल है, सही है, ये तो ऑप्शन ही सही हो गया। अच्छा दूसरा ऑप्शन चेक करूँ क्या, एफ ए और एफ सी बराबर नहीं, एफ ए और एफ सी बराबर नहीं है, एफ ए और एफ बी बराबर, सही बात है एफ ए एफ बी बराबर, लेकिन आई ए आई बी बराबर नहीं है, आई बी आई सी बराबर है। और एफ ए एफ बी बराबर, एफ ए एफ बी बराबर है, लेकिन आई ए आई बी बराबर नहीं है। तो समझ लीजिए बड़े ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसका फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास, जो अपने पास शायद 7th क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। भैया क्या बोलूँ मैं मेरे मुंह से तो बस हर बार स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही निकला जा रहा है, क्योंकि इतनी बार ये सब सवाल आपको हमने अपने वीडियो लेक्चर्स में बताए हुए हैं। आप लेक्चर्स देखो, उसमें सब ये सवाल हैं और इन्हीं में से आने वाला है पूरा पेपर। बताओ क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है कि मास m रेस्ट में है, तो ये एक मास है, ये रेस्ट में है, ये डिके हो गया 2 मासेज में, मतलब ये टूट गया 2 मासेज m1 m2 में। थोड़ी मैकेनिक्स बताओ भाई, बताओ ये रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 0। बच्चों डिके होने का मतलब होता है कि एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाया है हमने। डिके में हम समझाते थे आपको कि ये जो 2 मासेज बनते हैं, इन मासेज के मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। क्यों कंजर्व करना पड़ेगा, एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। डिके क्यों हुई चीज़, क्योंकि उसे स्टेबिलिटी पे जाना था, इसलिए डिके हो गई है। तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पे मोमेंटम सिस्टम का ना कंजर्व रहेगा, मोमेंटम सिस्टम का संरक्षित रहेगा, संवेग संरक्षित रहेगा। इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 रहेगा। फाइनल मोमेंटम 0 कैसे रहेगा, तुम्हें मानना पड़ेगा ये मास अगर पी मोमेंटम से इधर गया है तो दूसरा भी पी मोमेंटम पी संवेग से विपरीत दिशा में जाएगा, ताकि दोनों का नेट मोमेंटम फाइनली भी कितना हो जाए, 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है ये 2 मासेज में टूटता है और दोनों नॉन जीरो वेलोसिटी। ऐसा नहीं कि मोमेंटम 0 तो तब भी हो सकता है ना जब इसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाए, इसकी भी 0 हो जाए, नहीं, दोनों चलते हुए मानने हैं। ठीक है, तो अब द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब बताओ लैम्डा क्या h/p होता था। बच्चों h सेम, दोनों मासेस का p भी सेम, तो लैम्डा भी दोनों का सेम आएगा, और लैम्डा सेम है तो फिर रेशियो 1:1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आंसर आ गया। सॉल्व कर लेना बच्चों अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। अच्छा अब बताइए क्या बोला हुआ है, एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस इट्स वेवलेंथ फ्रॉम 1 to 0.5। अब ये मैटर वेव्स पे आ गए अपन। अभी क्या चल रहा था, अभी चल रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब अपन ना मैटर वेव्स पे आ गए। वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से 0.5 नैनोमीटर हो गई, यानी वेवलेंथ हाफ हो गई। बच्चों बताओ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखी है कि फोटोन की। मैटर वेव्स में हर बार देखना फिजिकल पार्टिकल है या फोटोन है, फोटोन के अलावा कोई और है तो आप
वेवलेंथ के फॉर्मूले जो बताए हैं वो लगा सकते हैं। बताओ इलेक्ट्रॉन है तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या h/p होता था? क्या p मोमेंटम को तुम √2m k भी लिख सकते हो? क्या यहाँ से जो लैम्डा है वो प्रोपोर्शनल टू 1/√k आ जाएगा? क्या यहाँ से k प्रोपोर्शनल टू 1/λ² आ जाएगा? क्या बिल्कुल आ जाएगा, है ना। k को मैं ऊपर ले गया, लैम्डा को नीचे, तो k प्रोपोर्शनल टू 1/λ², k प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। क्या लैम्डा हाफ हो चुका है? अगर लैम्डा की जगह तुम हाफ लिखोगे तो हाफ का 2 ऊपर चला जाएगा, ये स्क्वायर है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई? बच्चों गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। हमें पूछा गया है कितनी काइनेटिक एनर्जी ऐड हो गई। तो ये बताइए, अगर कोई चीज 4 गुनी हो रही है, अगर कोई चीज 4 गुनी हो रही है तो उसमें कितनी चीज जोड़ी गई होगी? के में जब 3k जोड़ोगे तभी तो वो 4 गुनी होगी ना। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी जोड़ी हुई है? थ्राइस द इनिशियल एनर्जी, 3 गुनी जोड़नी पड़ेगी। ये इसका आंसर है। एडेड का मतलब डिफरेंस ही निकालना पड़ता है। हो जाएगा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे। चलिए 10वें सवाल पे आगे देखो, इतनी जल्दी जल्दी हम 10वें सवाल में क्या बोला हुआ है। तो 10वें सवाल में बोला हुआ है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। तो क्या दिया हुआ है? द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब लैम्डा दिया हुआ है तुम्हें 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू पूछी हुई है। चलिए ये बताओ मेरे को, हमने आपको क्लास में डेरिवेशंस जब बताए थे तो हमने बोला था इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में रहता है। केवल इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो लेंथ आती है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की लेंथ 2πr, वो n लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। अगर वो nth ऑर्बिट में है तो रेडियस भी n का ही लिखना पड़ेगा। अब आप ये बताओ, सारी वैल्यूज रखो यहाँ पे, अगर ढंग से वैल्यू रखो तो क्या रखूँ मैं वैल्यू? 2 की जगह 2 रख दिया, पाई की जगह 22/7 आ गया। बच्चों रेडियस क्या 0.529 n² और z की वैल्यू 1 लिख दी मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है हमने, रेडियस 0.529 और 0.529 एंगस्ट्रॉम में आती थी, ठीक है ना। इक्वल्स टू n, और लैम्डा कितना दिया है? 10⁻⁻⁹ मीटर दिया है। इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दिया, ये तो क्या बन गया? एंगस्ट्रॉम बन गया। तो 10 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा की जगह 10 एंगस्ट्रॉम आ गया। बच्चों सॉल्व करता हूँ मैं एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम, देखो यूनिट कैसे मैंने सेम बनाई, एक n से ये n कैंसिल हो गया। बच्चों तो बाकी कितना रहा अपने पास? देखो n की वैल्यू कितनी बाकी रही? दूसरी तरफ एक 10 बाकी रह गया, और ये 7 भी दूसरी तरफ चला गया, तो 7 × 10 70 हो गया। नीचे 2 × 22 44 और 0.529। अब ये 0.529 है, इसको 0.5 मान लो। 0.5 मानोगे तो ये 70/0.5 ना, तो आधा कर दे तो 22 हो जाएगा। अब ये 22 से थोड़ा सा ज़्यादा मानना पड़ेगा इसे, क्योंकि 0.529 है ना, तो 22 या 23 कुछ भी मान लो। 22 से थोड़ा बड़ा नंबर 23 मान लिया। बच्चों 23 × 369 होता है। तो लगभग इसका आंसर क्या आने वाला है तुम्हारे पास? थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। रफली कैलकुलेशन करो, जो जो मैटर वेव्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं सब तुम्हें बताए जा रहे हैं, अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। आओ आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। तो अगला क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है बच्चों कि एक 10,000 वोल्ट अप्लाई किया है अक्रॉस एक्स ट्यूब, ठीक है, एक्सरे ट्यूब। अपने को बताना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंटेड इलेक्ट्रॉन। बच्चों इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड। अब एक्सरे की जो प्रोड्यूस्ड है वेवलेंथ, ये बताओ। पहले इलेक्ट्रॉन, एक तो यहाँ पे शब्द क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हो? इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इक्वल्स टू h/√2mk, और k को आप क्या लिख सकते हो? E, मतलब q × v, वैल्यू बाद में रख लूंगा मैं। तो ये सब हमने फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला किसके लिए लगाया हमने? इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉर्मूला वही है, लैम्डा की वैल्यू h/p आती है, p को मैंने √2mk लिखा और काइनेटिक एनर्जी को q × v लिख दिया। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन के लिए। बताओ अगर मैं एक्सरे के लिए इक्वेशन पूछता तो hc/लैम्डा जो मिनिमम आएगा, और लैम्डा मिनिमम वो eV0 के बराबर आएगा। एक्चुअली eV0 जब तुम इतनी एनर्जी लगाओगे तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, मतलब लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। तो ये अपने पास लैम्डा मिनिमम आ गया। अब तुम्हें रेशियो किसका चाहिए?
ऊपर तो तुम्हें लिखना पड़ेगा लैम्डा इलेक्ट्रॉन का और नीचे लिखना पड़ेगा टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। मतलब तुम्हें रेशियो चाहिए लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा मिनिमम। लिखो भाई, कैलकुलेशन करो। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, एच अपॉन रूट टू एम क्यू वी डिवाइड लैम्डा मिनिमम से। लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आएगी एच सी अपॉन ई वी नॉट। भाई ये वैल्यू आएगी यहाँ से, लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा मिनिमम की वैल्यू एच सी अपॉन ई वी नॉट, यही तो आएगी एच सी अपॉन ई वी नॉट। तो ये वैल्यू आई, तो यहाँ से एच से एच ये कैंसिल हो गया। अच्छा, अब ये एच से एच कैंसिल हो गया, तो मेरे को ये बताओ कि अगर यहाँ पे अपन इसको और सॉल्व करना चाहें तो ये कितना दिख रहा है यहाँ पे, ई वी नॉट है और ये अंदर भी वी है, तो ये भी सेम ही है, ये ई इंटू वी लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे भी रूट टू एम, चार्ज वही है ई और ये वी और सी तो था ही यहाँ पे। बच्चों ये कितना दिख रहा है, वन बाई सी, तो वन बाई सी रह गया रूट के अंदर। रूट के अंदर ये ई वी ऊपर भी है, ई वी नीचे भी है, तो रूट के अंदर ऊपर ई वी बाकी रह गया, नीचे टू एम बाकी रह गया। अरे आ जाएगा ना, जैसे एक्स अपॉन रूट एक्स, तो ऊपर रूट एक्स बाकी रह जाता है। बताओ कितना आ गया, वन बाई सी, वन बाई सी, सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8। रूट के अंदर कितना आ गया, रूट के अंदर ये वी, वी तो कितना है 10,000, तो 10 की पावर 4, नीचे 2 है तो 2। ये ई बाई एम, ई बाई एम इलेक्ट्रॉन का कितना होता है याद भी कर लेना, 1.8 इंटू 10 की पावर 11। बच्चों ये सब मेरे को दिख रहे हैं पॉइंट्स। अब आप ये बताओ मेरे को, अगर मैं ये पॉइंट हटाऊं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब बताओ कितना बाकी रह गया। अगर मैं ध्यान से इसको यहाँ से हटा दूं एक बार, ताकि मेरे को कैलकुलेशन की थोड़ी सी जगह मिले, ये भी हटा देता हूँ मैं। अब आप इसमें बताओ क्या वैल्यूज बाकी रह गई, तो 1/3 इंटू 10 की पावर 8, ये तो ऐसा ही रहा। और ये बताओ 2 से 18 को कैंसिल किया तो वो कितना आ गया, 9, 2 9 या 18, तो रूट है तो 3 बाहर आ गया। और बच्चों 10 की पावर 4 और 10 की पावर 10, 10 की पावर 14, तो बाहर आएगा 10 की पावर 7, आएगा 10 की पावर 7 बाहर। तो ये अपने पास कुछ वैल्यू बाकी रह जानी चाहिए। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएंगे, उनको देख लेना। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10 की पावर 7 अपॉन 10 की पावर 8 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 0.1, 0.1 ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है। एक्सरे के क्वेश्चंस आते रहते हैं बच्चों, अच्छे से पढ़ लेना, हमने पढ़ाया हुआ है आपको सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बोलो अगले क्वेश्चन में। बच्चों मैटर वेव्स का ही सवाल है। रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मतलब H2 और हीलियम एटम मतलब He, जिसका टेम्परेचर 27 और 127 है। आपको फॉर्मूला याद है कि लैम्डा का फॉर्मूला होता था H अपॉन रूट 3m/kT। ये फॉर्मूला मत लगाओ, इस फॉर्मूले से तो आएगा ही आंसर, लेकिन हमने डिराइव करके इसको कन्वर्ट किया था 25.6 अपॉन रूट 80। ये फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√80 होता है। तो लैम्डा हाइड्रोजन का अपॉन लैम्डा हीलियम का रूट 80। बताओ ए मास नंबर, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, और हाइड्रोजन का टेम्परेचर 27 है तो 300, और हीलियम वाले का ऊपर, हीलियम वाले का ए 4, और हीलियम वाले का टेम्परेचर 127 में 300 जोड़ मतलब 273 जोड़ना पड़ेगा, तो 400 हो जाएगा। बच्चों 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये रूट 2 से इसे कैंसिल कर दिया, 2 4 जा 8/3, तो रूट 8/3 यानी थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बच्चों सारे सवाल रिवाइज हो जाएंगे, अच्छे से देख लो क्या क्या बोला जा रहा है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही अपने को मैटर वेव्स में बार बार वो फोटोन और इलेक्ट्रॉन में उलझाएगा। समझ रहे हो क्या, फोटोन की इक्वेशन क्या होती है, फोटोन की एक ही इक्वेशन है, एनर्जी hc/λ या h न्यू या mc²। बस इन्हीं इक्वेशन से फोटोन सॉल्व होगी, और बाकी पूरी फिजिक्स तो इलेक्ट्रॉन के लिए है ही। क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फोटोन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है E, तो लैम्डा बताना है। बताओ लैम्डा फोटोन का कितना होता है भैया, लैम्डा फोटोन का तो मेरे को याद नहीं है, मेरे को ये याद है कि एनर्जी होती है hc/λ फोटोन के लिए। तो लैम्डा फोटोन का कितना आ जाएगा, hc/E, यानी लैम्डा फोटोन का प्रोपोर्शनल आएगा 1/E के। अच्छा इलेक्ट्रॉन का लैम्डा कितना होता है, H अपॉन रूट 2m/k, के लिखो E लिखो, एक ही बात है, यानी लैम्डा इलेक्ट्रॉन का प्रोपोर्शनल होता है 1/√E के। ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। बताओ दोनों का रेशियो अगर मैं लेता लैम्डा P अपॉन लैम्डा E,
तो ये प्रोपोर्शनल आता किसके, 1/e आता, नीचे 1/√e, तो √e ऊपर आ जाता, तो यानी ये 1/√e बच जाता। 1/√e दिख रहा है क्या, सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है, जरूर से सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुपर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सुपर स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आपको बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ वगैरह बताते थे हम, कहाँ चला गया भैया, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो बग जाएगा क्या। हाँ अब दिख रहा होगा तुम्हें, ऑप्शंस नीचे, मैंने कोशिश की है थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं ऑप्शंस को। हाँ देखो क्वेश्चन पढ़ लो तो जरा, क्या बोला है क्वेश्चन ने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या बताता है भैया, बताइए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या बताता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो आपको स्टेबिलिटी बताता है बच्चों। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब स्टेबिलिटी दी हुई है आपको मास नंबर ए के साथ। WXYZ 4 न्यूक्लियाई हैं जो दर्शाए गए हैं, इंडिकेटेड है। कौन से प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, ये बताओ, एनर्जी रिलीज का मतलब क्या समझते हो तुम, बताओ। जब स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, जब स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो स्टेबल की एनर्जी कम होती है, और एनर्जी कम क्यों हुई, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो तुम्हें ये बताना है स्टेबल प्रोडक्ट कब बनेगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। पहला ऑप्शन देखो, y दे रहा है 2Z, y ये रहा, अरे y तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो सबसे ज़्यादा है। y अगर 2Z देगा तो यहाँ एनर्जी रिलीज हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि y ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबल से अनस्टेबल बन गया। 2Z क्या है, अनस्टेबल। बताओ जब अनस्टेबल बन गया तो अनस्टेबल क्यों होती है चीज़ें, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। एनर्जी ज़्यादा मतलब एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है ना, अपने को तो रिलीज पूछी है, तो गलत हो गया। दूसरा W दे रहा है x+z, W दे रहा है x+z, मैं फिर से इसमें बताता हूं आपको। W ये रहा, W टूटा x में और z में, अरे भाई z तो अनस्टेबल है, क्या W स्टेबल था, किसकी तुलना में, किसके कंपैरिजन में, z के कंपैरिजन में z अनस्टेबल है। फिर वही बात यार, W अगर दे रहा है x+z तो एक स्टेबल न्यूक्लियाई ने अनस्टेबल न्यूक्लियाई दिया, सोचो ऐसी रिएक्शन होती नहीं है कि अनस्टेबल मिले, तुम्हें जबरदस्ती करवानी पड़ेगी, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा। और वैसे भी सिंपल सा फंडा है कि यार ये अनस्टेबल है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की रखी है, गलत हो गया। तीसरी इक्वेशन W2Y दे रहा है, W2Y में बदल रहा है, ये रहा W बदला 2Y में, क्या Y की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, क्या Y स्टेबल है, किसके तुलना में, किसके कंपैरिजन में, W के कंपैरिजन में। बताओ अनस्टेबल से स्टेबल, स्टेबल मतलब इसकी एनर्जी कम है तभी तो वो स्टेबल है, एनर्जी कम है तो कैसे हुई एनर्जी कम, क्योंकि इसने एनर्जी क्या की होगी भैया, रिलीज की होगी। हाँ एनर्जी रिलीज हो गई, हमसे यही तो पूछा है, तो थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर है कि W2Y के बराबर। अच्छा आखिर में अगर मैं एक और इक्वेशन देखूं, W दे रहा है y+z, तो फिर वही बात है यार, W दे रहा है y+z, तो W ये रहा, W के कंपैरिजन में y तो स्टेबल है, लेकिन z फिर से क्या हो गया भैया, अनस्टेबल। तो स्टेबल से अनस्टेबल मिलेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, नहीं है ये आंसर। आंसर इस क्वेश्चन का थर्ड है। स्टैंडर्ड ग्राफ है, एनसीईआरटी में बताया भी हुआ, ये ग्राफ तुम्हें याद भी रखना है, इस ग्राफ को कैसे सॉल्व कर रहे हैं देख लेना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद 15 नंबर का सवाल है। क्या बोला है, हैवी न्यूक्लियस रेस्ट पर है, ब्रेक हो गया 2 फ्रेगमेंट में, जो चलते हैं वेलोसिटी 8:1। अभी अभी एक सवाल ऐसा किया भी था, कोई मास है जो रेस्ट पर है और ये 2 टुकड़ों में टूट गया, M1 और M2 में। ये बताओ यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 मानेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण लगाओगे, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल संवेग, इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। कैसे होगा फाइनल 0, मान लो ये इधर जाता है v1 वेलोसिटी से, तो ये इधर जाएगा v2 वेलोसिटी से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए, तभी तो कैंसिल होंगे। और इनके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, इनके संवेग का परिमाण बराबर कर दो। अगर दोनों का मोमेंटम, इसका मोमेंटम इधर p है, इसका मोमेंटम इधर p है, तभी तो दोनों कैंसिल हो पाएंगे। तो डायरेक्शन अपोजिट बना दी मैंने और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम कर दिया। अब यहाँ पे ये बताओ तुम, v1/v2 की वैल्यू m2/m1 दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अच्छा v1/v2 कितना दे रखा है, 8/1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8/1 बराबर m2/m1। अब अपने को द रेशियो ऑफ रेडियाई, बच्चों रेडियाई पूछा गया है,
अब ये बताओ, क्या आपको रदरफोर्ड की इक्वेशन केमिस्ट्री में बताई गई होगी, R इक्वस टू आर नॉट ए की पावर 1/3 होती थी कि नहीं होती थी? बच्चों ये बताओ यहाँ से, क्या आर क्यूब प्रपोर्शनल टू ए लिख सकते हैं क्या, आर क्यूब की जगह ए? ये बताओ, मास को मैं रो इंटू वी लिख देता हूँ, रो इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई R1 क्यूब R2 क्यूब, है ना, 2 है तो, और नीचे इसको रो इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब। ये मास को हमने क्या लिख दिया, मास को हमने रो इंटू वॉल्यूम लिख दिया। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या, तो मास को रो इंटू वी लिख सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रो इंटू वी वॉल्यूम। बच्चों डेंसिटी सेम होगी, क्योंकि एक्चुअली एक न्यूक्लियस टूटा है तो दो न्यूक्लियस बने होंगे, न्यूक्लियस की डेंसिटी तो सेम होती है। तो यहाँ से 4/3 पाई और रो कैंसिल हो गया। R2 क्यूब की जगह तुम क्या लिख सकते हो, R2 क्यूब की जगह वो आप लिख सकते हो, मतलब ए लिख सकते थे अगर मास नंबर पूछा है, लेकिन यहाँ पे रेडियाई पूछी है ना, तो आंसर ही आ गया ये तो। बोलो, R2 क्यूब बाय R1 क्यूब, वो 8/1 आ गया। तो यहाँ से R2 बाय R1 वो 2/1 दिख रहा है मेरे को। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है मेरे को, ये फोर्थ आंसर आया है 8/1 से 2:1। ठीक है, वापस से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये M2/M1 V1/V2 दिया हुआ है अपने को, ये M2/M1 आया है, मतलब R2/R1 आया है, ये R2/R1। लेकिन अपने को 8:1 R1/R2 पूछा था ना, तो R1/R2 इसका उल्टा, मतलब 1:2। तो ये आंसर नहीं, देखो सिली मिस्टेक नहीं करने का, 1:2। तुमने यहाँ पे R2/R1 निकाला है ना, तो पूछा तो R1/R2 था, इसलिए रेडियाई फ्रैक्शन का मतलब पहले फ्रैक्शन का और दूसरे फ्रैक्शन का, तो R1/R2 1:2 आ गया, ये आंसर आ गया हमारे पास। बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देख लेना क्या क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल की है। एक न्यूक्लियाई दो न्यूक्लियाई में टूटा है तो दोनों न्यूक्लियाई के डेंसिटी सेम होगी, है ना, और यूज कर लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए भैया, बाइंडिंग एनर्जी, बड़े सवाल आते हैं बाइंडिंग एनर्जी के, नीट वालों का फेवरेट है ये बाइंडिंग एनर्जी भी। तो देखिए क्या बोला हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन O16 की दे रखी है, O16 की। देखो हाईलाइट कर लेता हूँ मैं चीज़ें, तुम भी जब पढ़ा करो अंडरलाइन कर लिया करो। और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, देख लेना, बाइंडिंग एनर्जी नहीं पर न्यूक्लियन। और O17 की इतनी दे रखी है, एनर्जी कितनी चाहिए कि O17 से एक न्यूट्रॉन निकाल लिया जाए। तो इक्वेशन लिखोगे क्या, क्या लिखें इक्वेशन, अगर O17 से एक न्यूट्रॉन निकाल लिया जाए तो एक न्यूट्रॉन प्लस O16 बन जाएगा, ये इक्वेशन है। बताओ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी दे रखी है O17 की, O17 की दे रखी है 7.75, और बाइंडिंग एनर्जी O16 की कितनी दे रखी है 7.97। तो बच्चों ये बताओ कि इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियन 17 है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं 16, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों आपको बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है, ऐसे सब सवालों में आंसर आ जाया करेगा। यही बड़ा नंबर दिख रहा है अपने को, तो यही बड़ा नंबर दिख रहा है, तो बस 17 इंटू 7.75, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 16 इंटू 7.97। ये माइनस करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। और इसकी रफली कैलकुलेशन करना चाहते हो क्या, देखो कैलकुलेशन, अगर 17 को मल्टीप्लाई किया है 7.75 से और माइनस 16 को मल्टीप्लाई करना है 7.97 से, तुम यहाँ पे क्या करो, -7.97 और +7.97 दोनों कर सकते हो क्या। ऐसा इसलिए किया मैंने ताकि ये -16 और एक ना -17 हो जाए, तो इन दोनों में से इसको मैं क्या लिख सकता था फिर, 17 इंटू 7.75 -17 इंटू 7.97 और +7.97। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में से अगर मैं 17 कॉमन ले लूँ तो 17 ब्रैकेट में 7.75 -7.97 और +7.97 था ही। बोलो इन दोनों का डिफरेंस 17 इंटू -0.02 दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास लगभग आप अगर देखोगे तो 17 इंटू 0.02, तो 17 टू 34 आ जाएगा, है ना, 34, तो 0.34 आ जाएगा। तो बस यहाँ से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, कितना 7.97 था ये, और 17 को इससे माइनस किया, अच्छा ये 97 है, ये मैं 95 पढ़ लिया, एक बार कैलकुलेशन देख लो, है ना। तो ये आप यहाँ पे माइनस कर लेना, इसे माइनस करोगे तो कितना दिखेगा, ये 7.75 है,
तो और वो 7.97 और ये 7.75। देखो माइनस करोगे तो 7 में से 5 गया कितना, 2, और ये 2.22 है ये। तो 17 इंटू 0.22 और प्लस 7.97, ये वो भी माइनस में आएगा, है ना। कैलकुलेशन कर लेना मतलब, तो कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 इंटू 0.22, तो 17 2 34, 17 2 34 कितना आ रहा है, 4 7 3 3.74। तो ये 3.74 है माइनस में, और ये 7.97 है। तो बोलो 7.97 में से माइनस करना है 3.74, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 7 गया 2, और 4.23 थर्ड एग्जैक्ट आंसर आ गया भैया हमारे पास। कैलकुलेशन कर लेना जैसे भी आपको करनी हो, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी माइनस कर सकते थे, मेरे को जो आसान लगा मैंने वैसे कर लिया। तो सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर आ जाएगा। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, नीट वालों ने 1-2 साल से दिया नहीं है, जरूर दे सकते हैं आप। रेडियस इस न्यूक्लियाई की दे रखी है 3.6, तो इस न्यूक्लियाई की रेडियस कितनी होगी बच्चों, रदरफोर्ड का R इक्वस टू R0 A⁻1/3 याद है क्या, क्या इसको लिख सकते हो R1/R2 इक्वस टू A1/A2⁻1/3, सब दिया हुआ है। R1 रेडियस पहले की कितनी है 3.6, R2 रेडियस दूसरे की कितनी है निकालनी है, A1 पहले का मास नंबर 27, दूसरे का मास नंबर 125 की पावर 1/3, ये बच्चों 3.6/R2 लिखा हुआ है। ये 27, 3 3 या 9 3 या 27, तो एक 3 आ गया और नीचे 5 आ गया, 3 को इससे कैंसिल करेंगे 1.2, R2 की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 1.2 यानी 6, यानी थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 17 सवाल हो चुके हैं, मॉडर्न फिजिक्स का बेहतरीन रिवीजन चल रहा है। आखिरी 3 सवाल और बढ़िया मजे से देखो आप, क्या बोला हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है ड्यूट्रॉन की और हीलियम की। तो ड्यूट्रॉन की और हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ड्यूट्रॉन की कितनी दी हुई है 1.1, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। देखो मैं लिखता हूँ क्योंकि हर बार बच्चों से मिस्टेक हो जाती है कि वो ए से कभी कभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अपने को तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी सही करनी है ना सारी कैलकुलेशन। और हीलियम की 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, यूनिट तो ठीक ही है। इफ 2 ड्यूट्रॉन फ्यूज टू फॉर्म एटम, अब 2 ड्यूट्रॉन मिले तो 2 1H2, ये 2 मिले और इन्होंने हीलियम बना लिया। बच्चों बताओ ड्यूट्रॉन के पर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, ड्यूट्रॉन के पर न्यूक्लियन की 1.1, कितने न्यूक्लियन दिख रहे हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 4, हीलियम के एक की कितनी है 7, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 न्यूक्लियन की 4 इंटू 7, ये 4 इंटू 7 28 आ गया और ये 4.4 आ गया। तो 28 में से 4.4 माइनस कर दो भाई, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दिया करो बस। अब ये 0.4 आ गया ना, तो इधर 0 आ गया तो इधर 6 आ जाएगा, और इधर 7 माइनस 4 तो 23.6 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्यू वैल्यू के नोट्स पढ़ लो सब याद हो जाएंगे। आओ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्या बोला है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर फिजन में निकलती है यूरेनियम 235 के। हमने क्लास में कई बार सवाल कराया हुआ है, एक फिजन में कितनी एनर्जी निकलती है बच्चों 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में क्या लिख सकते हो, 200 मेगा को 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन को 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर रिजल्ट याद नहीं है तो डिराइव कर दूँ, 2 इंटू 1.6 3.2 इंटू 10 की पावर -11, ये 19 है ना, तो 6 और 2 8 हो गया भाई, तो 19 में से 8 गया तो इतने जूल एनर्जी निकली। तो एक फिजन में कितनी एनर्जी निकली 3.2 इंटू 10 की पावर -11। मानो कि एक सेकंड में n फिजन होते हैं, तो ये जो n है ना इसको रेट ऑफ फिजन कहते हैं अपन, n फिजन पर सेकंड। बताओ एक फिजन में कितनी एनर्जी निकलती है 3.2 इंटू 10 की पावर -11, तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकलेगी सर, एक सेकंड में n फिजन होते हैं, एक फिजन की एनर्जी इतनी है तो n फिजन की एनर्जी n इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर -11। बच्चों ये एक सेकंड की एनर्जी है जिसको पावर कहते हैं, ये सब फंडे हमने क्लास में बता रखे हैं। और इस क्वेश्चन ने पावर दे रखी है 1000 किलोवाट की, तो हमारी थ्योरी के हिसाब से पावर कितनी है n इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर -11, और इसको आप दी गई पावर 1000 और किलो मतलब 10 की पावर 3,
तो हमने तो डायरेक्टली फॉर्मूला बताया हुआ है क्लास में कि n इंटू 3.2 इंटू 10⁻11 इसी को पावर के बराबर कर दो तो n रेट ऑफ फिजन आ जाएगी, जो आपसे पूछी हुई है रेट ऑफ फिजन। तो बताओ n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? n की वैल्यू ये 10⁻11 दूसरी तरफ आ गया, तो -11 प्लस 11 और 6 कितना होता है? 17। 10⁻17 अपॉन 3.2। अब ये 3.2 अगर नीचे आया है तो बताओ इसको अगर आप 10/3 इंटू 10⁻16, 10⁻17 को क्या लिख दूँ? 10 इंटू 10⁻16, ये 10/3 3 आ जाएगा ना लगभग, 3.33 जो भी आए। तो 3 इंटू 10⁻16 में कोई आंसर दिख रहा है क्या? तो भैया थर्ड इस क्वेश्चन का रफली आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी की जा सकती है। लास्ट क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन में आ चुके हैं हम। ये भी क्वेश्चन आपको हमने अपने पैकेजेस में बताया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में और दूसरा मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। आपको कंसेप्ट बताए थे कि आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो याद करना है बच्चों, कि जो चार्ज पार्टिकल होता है, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमेशा चेंज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण स्पीड हमेशा चेंज होगी। लेकिन कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में उसका लैम्डा हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्यों ऐसा होता है मैं बता देता हूँ। पहले ये मेरे को सिचुएशन दिखी तो मेरे को पता था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेवलेंथ बदलेगी, अब इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ये ध्यान से आप देख के बताओ मेरे को। ये बताओ कि फोर्स किधर लगेगा इलेक्ट्रॉन पे। बच्चों इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो फोर्स इधर लग जाएगा, क्यों ई। बताओ जिधर वेलोसिटी है उधर ही फोर्स लग गया, तो क्या इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी? बच्चों लैम्डा इक्वल्स टू h/mv होता है। अगर स्पीड इंक्रीज हो गई तो लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले केस में तो लैम्डा डिक्रीज होएगा, लैम्डा डिक्रीज होएगा, लैम्डा डिक्रीज होएगा। भैया लैम्डा डिक्रीज में तो ऑप्शन ही यही है, तो ये आ गया। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड में लैम्डा क्यों नहीं चेंज होता है? बच्चों मैग्नेटिक फोर्स ना QV×B होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। वो वेलोसिटी की केवल डायरेक्शन चेंज करेगा, वेग की दिशा बदलेगा, परिमाण नहीं बदलेगा। तो स्पीड नहीं चेंज होती मैग्नेटिक फील्ड में। तो लैम्डा इक्वल्स टू h/mv में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो वेवलेंथ है वो सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिक्रीज हो जाएगी। तो ये 20 के 20 सवाल हमने मॉडर्न फिजिक्स के बता दिए हैं बच्चों। बहुत अच्छे से पढ़ो आप लोग, भविष्य बहुत उज्ज्वल है आपका। और ये चैनल और हम आपकी पूरी मदद करने को राजी है। बेस्ट ऑफ लक।